स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एम्पलीफायर क्लासेस। आज का हमारा सेशन रिलेटेड है एमसीक्यू ऑन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती थी, तो वो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओवरऑल हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के हर एक टॉपिक पर डिस्कशन नहीं किए हैं, सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक्स या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही क्लासेस अपलोड हुए हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एमसीक्यूज ऑन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इनकम एनालिसिस, या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है कंज्यूमर की यानी कि इंडिविजुअल की, इसलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूटिलिटी इज करेक्ट? यूटिलिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी इज दैट इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी इट इज साइकोलॉजिकल फेनोमेना, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी है और साइकोलॉजिकल फेनोमेना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? यानी कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसका कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिए गए स्टेटमेंट से मैच करता है? ऑप्शन ए, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग यूटिलिटी, ऑप्शन बी, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, ऑप्शन सी, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या ऑप्शन डी, इट इज नोन एज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका सही जवाब है इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इज करेक्ट? नाउ यहाँ पर जो है आपका एक डायग्राम मैंने डिस्कस किया है बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, तो उसमें से अगर आपको ये रिलेशनशिप अच्छे से समझना है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियोस को जरूर देखें, जहां पर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अलग से वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आराम से जवाब दे सकेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस मस्ट बी इक्वल टू इट्स प्राइस टू इंश्योर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्शन बी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स प्राइस टू इंश्योर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्शन सी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस मस्ट बी लेसर देन इट्स प्राइस टू इंश्योर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, या ऑप्शन डी, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एंड इट्स प्राइस। इसका सही आंसर है the marginal utility of a commodity or service must be equal to its price to ensure maximum satisfaction to the consumer। क्योंकि ये पहला रूल है जहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम फॉर्म करने के लिए हमारा कंडीशन ही कहता है प्राइस मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी? ऑप्शन ए, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, ऑप्शन बी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, ऑप्शन सी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स डैश। इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। ऑप्शन ए, विच कॉस्ट द होल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर्स इनकम, ऑप्शन सी, which is unattainable to consumer given his or her money income, या ऑप्शन डी, which costs more than consumers income। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, which costs less than the consumers income। बजट लाइन के नीचे अगर कोई पॉइंट होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंज्यूमर का इनकम जो है वो कॉस्ट से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions the theory of consumer behavior on cardinal utility approach is not based? नाउ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का जो दो अप्रोचेस है वो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इन दो अप्रोचेस में से यहाँ पर बात की जा रही है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में से ये कौन सा अजम्पशंस इसमें से नहीं होता है? ऑप्शन ए, कंज्यूमर इज रैशनल, लिमिटेड मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर का मनी इनकम लिमिटेड है, ऑप्शन सी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन, या ऑप्शन डी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमारे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ये अजम्पशन नहीं होता है कि मनी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो करे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स? स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नाउ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में अलग अलग अप्रोचेस हैं। आपका मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके डिक्लाइनिंग स्लोप को एक्सप्लेन करता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन बी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द कमोडिटीज, ऑप्शन सी है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज, या ऑप्शन ई डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ना इनमें से एक से ज्यादा आपके ऑप्शन का आंसर है, तो इसमें से क्या क्या है? क्या ए और डी होगा इसका आंसर, या बी और डी इसका सही आंसर है, या सी एंड डी इसका सही आंसर है, या ए और ई इसका सही आंसर है? चलिए मैं बताती हूँ, इसका सही आंसर है बी एंड डी, यानी कि हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो डिक्लाइन इस वजह से होता है क्योंकि वहां पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होते हैं और वहां पर यूटिलिटी का मेजरमेंट ऑर्डिनली होता है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व डिक्लाइनिंग स्लोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व का इनमें से कौन सा बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन ए, इंडिफरेंस कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप, indifference curve of imperfect substitutes are concave to the origin, indifference curve do not intersect nor are they tangent to one another, upper indifference curve indicates higher level of satisfaction। इसका सही जवाब है indifference curve of imperfect substitutes are concave to the origin, यानी कि वो origin से concave होते हैं, यानी कि opposite side की तरफ होते हैं, जबकि indifference curve हमारा convex होता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी में नहीं शामिल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू बी एक्सप्लेन थ्रू एन ऑर्डिनल अप्रोच। अगर हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, व्हेन देयर आर टू कमोडिटीज विद देयर प्राइसेस गिवन एंड विद लिमिटेड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। प्राइस लाइन और बजट लाइन, ऑप्शन बी इंडिफरेंस मैप, ऑप्शन सी पॉइंट ऑफ टैंजेंसी बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, ऑप्शन डी इक्वालिटी ऑफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। नाउ आपको इस ऑर्डिनल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस दिशा में जाएगा, यूजिंग दीज 4 पॉइंट्स आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो सही है, यानी कि पहले ऑप्शन बी इंडिफरेंस मैप बनाया जाता है जिसके ऊपर हम लोग बजट लाइन को बनाते हैं। उसको बनाने के बाद हम लोग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का जहां पर इक्वल होता है उसे मार्क करते हैं और ठीक उसी पॉइंट ऑफ टैंजेंसी पर हमारा इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, फिर ए, फिर डी और फिर सी। इस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड। वो यूटिलिटी जो हम लोग एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी। ना टोटल यूटिलिटी, ना एडिशनल यूटिलिटी, ना डिराइव्ड यूटिलिटी, इससे सीधे शब्दों में मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सासिएशन? ऑप्शन है point at which total utility is maximum, option B point at which marginal utility is least, option C point at which marginal utility is maximum, या option D point at which marginal utility is equal to total utility। now point of satiation वहां होता है जहां पर हमारा total utility सबसे maximum होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, consumers equilibrium is attained when marginal utility of a good is maximum, marginal utility of a good is equal to the price of the good, marginal utility of a good is less than price of the good, या consumer buys only one good। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पे फॉर्म होता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल परचेज डैश ऑफ द कमोडिटी। अगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा हो तो एक मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर उस कमोडिटी को कैसे खरीदेगा? मोर, लेस, सेम या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है मोर, क्योंकि हमें प्राइस से ज्यादा ही सैटिस्फैक्शन ड्राइव हो रहा है, इसलिए हम लोग उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटीज इन सच अ वे दैट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी गिव्स हिम द सेम मार्जिनल यूटिलिटी। नेम दिस लॉ। ये जो लॉ मैंने अभी पढ़ा है, इस लॉ का नाम बताने के लिए कहा गया है। ना ये लॉ क्या है? एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर अपने इनकम को इस तरीके से एलोकेट करता है अमंग डिफरेंट कमोडिटीज के उसने जितने भी पैसे खर्च किए हैं उसका लास्ट 1 रुपया भी उसको सबसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करता हो। इस लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम सैटिस्फैक्शन? इसका सही आंसर है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाज फुल्ली डेवलप्ड बाय। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच किसने बनाया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी जे.आर. हिग्स एंड आर.जी.डी. एलन या ऑप्शन डी पॉल सैमुएल्सन।
इसका सही ऑप्शन है J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज डैश means that the utility that a consumer gets from a commodity can be measured in absolute terms। नाउ ये कौन सा टाइप का यूटिलिटी है जो कहता है कि कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलता है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजरेबल होता है? उसका सही आंसर है कार्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी कहता है कि हम लोग यूटिलिटी को नंबर्स में यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MRS भी कहते हैं, would remain dash if two goods could substitute one another perfectly। अगर हमारे दो गुड्स का सब्स्टिट्यूशन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो उसका MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट्स मीन द एरिया इनसाइड द बजट लाइन। ऑप्शन बी, द एरिया बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स। ऑप्शन सी, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड एंड इट्स मार्केट प्राइस, या नन ऑफ द अबव। कंज्यूमर सरप्लस से हम लोग क्या मतलब समझते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वो अमाउंट जो एक पर्सन खर्च करना चाहता है और उसका मार्केट प्राइस के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सप्लाई, ऑप्शन बी डिमांड, ऑप्शन सी यूटिलिटी, या ऑप्शन डी इंडिफरेंस कर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूटिलिटी। Next question, what is the formula for calculating marginal utility of nth term? So what is the formula for calculating marginal utility of nth term? हमें जब marginal utility calculate करना है from total utility तो उसका formula हो जाएगा TUN minus TUN minus 1, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोग नीचे वाले टोटल यूटिलिटी को ऊपर वाले टोटल यूटिलिटी से माइनस करते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी का निकल जाता है। Next question, marginal utility is zero when total utility is increasing, total utility is decreasing, total utility is maximum, both B and C। marginal utility zero कब होता है? जब हमारा total utility maximum होता है। Next question, marginal utility of X is 40 and marginal utility of Y is 30। If the price of Y is ₹9, price of X at equilibrium will be। हमें यहाँ पर दो कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी दिया गया है 40 और 30 और y का प्राइस दिया गया है दैट इज ₹9। इक्विलिब्रियम में x का प्राइस क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर पहले हम इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट देखते हैं दैट इज MUX/PX मस्ट बी इक्वल टू MUY/PY। नाउ यहाँ पर अगर हम सारे फिगर्स को पुट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ x बच जाता है। नाउ प्राइस ऑफ x को निकालने के लिए इसे मैथमेटिकली अरेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹12, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी, ₹12। नेक्स्ट क्वेश्चन, an indifference curve represents all those combination of two goods which gives no satisfaction to the consumer, option B lower satisfaction to the consumer, option C higher satisfaction to the consumer, या option D equal satisfaction to the consumer। now indifference curve में जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं दो गुड्स के उन दोनों ही गुड्स का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो इक्वल होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इट गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी किसने बनाया था? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पिगो, ऑप्शन सी हिक्स एंड एलन, या ऑप्शन डी रिकार्डो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिक्स एंड एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल हैज गिवन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रिलेटेड टू। मार्शल ने जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ दिया है वो किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन ए गुड्स, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है इट इज रिलेटेड टू गुड्स यानी कि कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन, यानी कि लॉ ऑफ गॉसन किसे कहते हैं? लॉ ऑफ गॉसन का पहला लॉ कौन सा है? ऑप्शन ए लॉ ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन डी कंज्यूमर सरप्लस। लॉ ऑफ गॉसन का पहला लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व इज ऑप्शन ए कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऑप्शन बी कनकेव टू द ओरिजिन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who gave the cardinal concept of utility? Cardinal concept of utility किसने बनाया था? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पिगो, ऑप्शन सी हिक्स, या ऑप्शन डी सैमुअलसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct? Higher indifference curve gives lower level utility. Two indifference curve never intersect each other. Option C, the most common shape of indifference curve is concave. ऑप्शन डी, लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन बी,
टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आने वाले एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करें। टिल देन बाय बाय।